ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में अब तक 23 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और आज भी 2,99,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है और इसकी पहली पंक्ति में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ वो खुद तो वैक्सीनेशन करा ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी ये प्रेरणा दे रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में एक वॉरियर की तरह लोगों को इस सदृश दुश्मन से बचाने वाले सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर वेद से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो अब तक हम ये कह सकते हैं कि 23 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आप विश्व के इस सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? सिद्धार्थ, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इसकी जो पहले जो तैयारी की गई थी जी, किसी भी चीज की तैयारी की जाए, चाहे वो वॉर हो, चाहे ये भी एक कोरोना के खिलाफ एक वॉर है, इसकी जो तैयारी की गई है बहुत अच्छी तरह से की गई। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि वैक्सीन को बनाना। यदि हमने वैक्सीन को नहीं बनाया होता तो जब ये इट टेक्स करीब 7 to 8 months, इसका मतलब है 8-9 महीने में वैक्सीन को बनाना, उसका ट्रायल करना और उसको मौजूदा कमर्शियल स्थिति में लाना। पहली तो होगा प्रोडक्शन, दूसरा किसको दिया जाएगा वैक्सीन। इस पे कई जगह कई सवाल उठ सकते हैं। कई लोग कहते थे कि भाई जो लोग बाहर घूमते हैं, जो यंग बच्चे हैं, पहले उनको दिया जाए। तो ये सब प्रायोरिटी जो तय की गई पहले से, वो गवर्नमेंट की बहुत सीरियसनेस दर्शाती है कि हमने वो काम किया जो ज्यादातर कंट्री में किया गया है कि हमने पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया। और हेल्थ वर्कर्स जो हमारे करीब 3 करोड़ है करीब, जो कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि सही पूछा जाए तो किसको दिया जाना चाहिए? जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप कौन है? जो कि अस्पतालों में काम कर रहे हैं या पेशेंट से रिलेटेड एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट पहले बना ली गई और उसमें जो दूसरी नॉर्मल जनता है उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है कि ये डॉक्टर साहब ले रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स किसी भी एज ग्रुप में हैं। मैं खुद 65 साल का हूं, मैंने दूसरे दिन वैक्सीन ले ली। तो जब हर एज ग्रुप के डॉक्टर्स भी ले रहे हैं तो नॉर्मल जनता जिसमें भ्रांतियां या रूमर्स फैलती रहती है, उन रूमर्स को शांत करने के लिए भी ये बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम ये 3 करोड़ लोगों को देंगे। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऐसा बनाया गया है कि जो 50 ईयर्स से ज्यादा के हैं उनको पहले दिया जाएगा, क्योंकि जब उनमें कोरोना होता है तो उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। जी, और डॉक्टर वेद, जैसा कि आपने बताया कि आप खुद
कोविड की वैक्सीन लगवा चुके हैं, कैसा कुछ रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या कुछ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं इसके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, या कैसा अनुभव रहा है आपका? हाँ, मुझे भी बड़ी आश्चर्य होता है। हो सकता है कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए आश्चर्य होता होगा कि जब बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं कि वैक्सीन से ऐसा हो जाएगा। पहला तो र्यूमर यही था कि भाई वैक्सीन लेने से कई लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं जी। मैंने कहा भाई ये वैक्सीन प्रोग्राम इंडिया में बड़े दिनों से 20 साल से है। हम लोग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन हर साल देते हैं, वैसे भी बच्चों को। वो नॉर्मल जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो नोन है, सबको मालूम है कि यदि वैक्सीन दी जाएगी और थोड़ा दर्द होगा जगह पे, जो लोकल जिसे कहते हैं लोकल पेन जी। थोड़ा सा स्मॉल फीवर आएगा 99, और या फीवर भी नहीं आएगा तो फीवरिश फीलिंग होगी, थोड़ा हैवीनेस हेड होगा और 24 से 48 घंटे के बीच में वो खत्म हो जाता है। ये ऐसा हो सकता है यदि वैक्सीन, यही सोच लीजिए कि वैक्सीन काम कर रही है, इससे ज्यादा किसी को नहीं होता। ये हम लोग, में आर्मी में था, आर्मी में ये वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बच्चों का तो पता नहीं चलता, वो गोद में रहते हैं, बट चूंकि एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर्मी में पहले से है, टाइफाइड का वैक्सीन और टिटनस का वैक्सीन, तो जब भी हम लगाते थे ये होता है, एक आध दिन रहता है, इसलिए सैटरडे को हम लोग वैक्सीन लगवाते थे, संडे को थोड़ा बहुत होता था, मंडे को। अब ये तो मैंने जो वैक्सीन लगाया खुद, वो तो उस दिन हमारे हॉस्पिटल का वर्किंग डे था, मैंने वैक्सीन लगाया, पेशेंट देखा, कई हमारे दोस्त थे जिन्होंने वैक्सीन लगाया, सर्जरी की, और कोई छोटी मोटी चीज हुआ कि भाई छोटा सा हाथ में दर्द हुआ या थोड़ा फीवरिश फीलिंग हुई, और वो नेक्स्ट डे तक आराम करने से ठीक हो गई। जी। और डॉक्टर वेद, इस समय भारत में सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत विश्व के अब तक 9 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की 60 लाख खुराक भेजी है। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में कल वो पल यादगार होगा जब भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड की 5 लाख खुराक कोलंबो पहुंचेगी। इससे भारत की साख पूरे विश्व में कायम हुई है और भारत वैक्सीन के अग्रणी और अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में उभरा है। आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, एक छोटा सा गेस्चर है, ये नहीं कि ये वैक्सीन और कहीं ना कहीं से उनके पास आती। हमने, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा एक एंटिसिपेट करके, जो सबसे पहले वो ऐसा होता है ना कि आपके घर में ये कोई बहुत अच्छी चीज आती है, मिठाई, और आप अपने नेबर्स के साथ थोड़ा शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यही समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा गेस्चर है। स्पेशली वहां के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, मेरे दोस्त हैं बांग्लादेश में, मेरे दोस्त भूटान में, मैं चूंकि दोनों जगह रहा हूं, तो वो लोग फोन कर रहे थे और कि ये वैक्सीन हमारे आ गई, हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो हमको भी बड़ा खुशी हुई। तो एक बहुत अच्छा एक मैत्री, इसका नाम ही दिया गया है जी। और जितने नेबर्स हैं उनको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। देखिए, ये एक शुरू की खेप है, इसके बाद तो वैक्सीन बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी, बट बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों ने ये काम। बिल्कुल, और शायद इससे हमारे देश का पूरे विश्व को ये संदेश जाता है कि भारत न सिर्फ अपनी चिंता करता है बल्कि पूरा विश्व में एक परिवार की तरह वो रहता है। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम। जी, वसुदेव कुटुंबकम। और इस बीच हमारे बहुत सारे कॉलर्स भी हैं जो कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हम रुख करते हैं दिल्ली से अपने पहले कॉलर का। प्रेम गर्ग जी जुड़ गई हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। प्रेम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी तो काफी ठीक हो गया है,
तो क्या उसके बाद हम आके कपड़े चेंज करें या बाथ वगैरह ले सकते हैं, या अभी कुछ ऐसा नहीं है? जी डॉक्टर वेद, जिस तरह से कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर का डर भी कम हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, चाहे हम यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करें या किसी वर्क प्लेस की बात करें, तो हमारे जो हाइजीन एटिकेट्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए? उतने ही जो हमने सीखा है उतने ही लेवल पे होना चाहिए। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत ठंड पड़ रही है, मैं सुबह नहा के जाता हूँ, फिर लौट के आता हूँ, पूरे कपड़े जो आप बोल रहे हैं वो पूरे हाइजीन सैनिटेशन के जो सिस्टम हमने सीखा है, यदि हम उसको करते रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, पैंडेमिक कम हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई सेकंड पीक आ जाए जैसे कि यूरोप में हुआ है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात भी कही है। और डॉक्टर वेद, यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने की जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है, ब्रिटेन में वायरस के नए स्ट्रेन और भारत में फैल रहे वायरस की संक्रमण से बचाने में समान रूप से प्रभावी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कोवैक्सीन है, इसका जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा ओल्ड फैशन वैक्सीन के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये होल वायरस को यूज करता है। जब आप होल वायरस को यूज करते हैं तो उसमें जितने प्रोटीन्स हैं वायरस के वो सभी यूज होते हैं। तो ये कहा जाता है कि देखिए, जितने दिन वायरस सरवाइव करेगा उतने देर म्यूटेशन के चांसेस रहेंगे। बट यदि आप कोई भी वैक्सीन जिसमें कि पूरा वायरस यूज हो रहा है, इनएक्टिवेटेड वायरस है, एक्टिवेटेड नहीं है जी, तो उसको वो डिफरेंट स्ट्रेन्स को लड़ने में दूसरी वैक्सीन से ज्यादा सक्षम होगा। जी, और इतना कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नए स्ट्रेन के अगेंस्ट भी ये हमारी जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सक्षम है उसे मात देने के लिए। और इस बीच छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा 2 सवाल है सर, छोटा छोटा। जी पहला एक तो ये सवाल है सर, जैसे हम लोग एक ही साबुन से सर बाहर से जैसे आते हैं तो बार बार धोते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति धोता है तो क्या इनसे भी कुछ संक्रमण की खतरा रहती है? और सर दूसरा सवाल तो सर, ये जैसे कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जो बच्चे लोग को खिलाए और जिससे इम्यूनिटी बने रहे, ये मेरा सवाल है सर। जी डॉक्टर वेद, पहला सवाल लेते हैं। एक ही साबुन को घर के कई सदस्य अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या उससे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, आइडियली एक जमाना था जब घर में एक ही टॉवल कई लोग यूज करते थे, बट बाद में कहा गया कि भाई आइडियल ये है कि अलग अलग टॉवल होना चाहिए। जहां तक सोप की बात है, सोप चूंकि वायरस को मारता है जी, और इसीलिए एक ही सोप का इस्तेमाल किया जाए तो कोई बहुत खराब चीज नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये है कि हर आदमी की अलग टॉवल होना चाहिए, अलग सोप होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, बट कभी कभी लेस आइडियल से भी काम चलाया जा सकता है। ये जहां तक सोप की बात है। जो दूसरा आपने प्रश्न किया है कि कौन से ड्राई फ्रूट खाए जाएं, तो ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि ड्राई फ्रूट या वायरस का कोई संबंध है। हाँ, ये जरूर है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हम लोग इंडिया में जो लेते हैं, चूंकि वो उसमें हाई प्रोटीन्स हैं, तो वो जो आप एक नॉर्मल प्रिंसिपल है एक हेल्थ के कि भाई मैं रोज 5 बादाम खाता हूं या मैं भिगे हुए चने खाता हूं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्थ के लिए आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको कोरोना क्या कोई और दूसरी बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वीर चतुर्वेदी। आप डॉक्टर वीर से टोल फ्री नंबर 1800 115767 पर सवाल पूछ सकते हैं।
और इस बीच दिल्ली, छत्तीसगढ़ के बाद हम रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से अरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, क्या सवाल कोरोना है? वैक्सीन के दोनों डोज लेने के 4 हफ्ते बाद भी अगर एंटीबॉडी अगर तैयार नहीं हुई है तो क्या दोबारा दोनों डोज लेना पड़ेगा? जी डॉक्टर वेद, ये सवाल है कि अगर कोरोना वैक्सीन की अगर हम दोनों डोज लेते हैं तो पहले तो अपने दूसरे श्रोताओं के लिए भी ये जानना चाहेंगे कि इस वैक्सीन की डोज कितने अंतराल के बाद लगाई जाएगी, इसके बाद हमारी इम्यूनिटी कितने दिनों में डेवलप हो जाएगी, और अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तो क्या दूसरी वैक्सीन लगाई जाएगी? देखिए, नॉर्मल प्रिंसिपल जो वैक्सीन्स के हैं वो ये है कि पहला आपको डोज दिया है, उसके बाद एक अंतराल, जैसे हमारी जो वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में है उनके लिए करीब 28 दिन का ये टाइम है। 28 दिन के बाद इसका बूस्टर दिया जाता है। इसका नाम ही है बूस्टर वैक्सीन। तो ये बूस्टर सिर्फ कोविड में नहीं, हम पोलियो में भी देते हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि एक सिद्धांत है कि पहला जब आप वायरस का डोज देते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं, जिनका कोई भी नाम हो, हम लोग उनको टी सेल्स बोलते हैं, वो एक मेमोरी में चला जाता है। ये जो वायरस का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और वो उसको एंटीबॉडी बनाते हैं वो कम मात्रा में, बट जब वो तैयार, जो मेमोरी है वो तैयार रहती है कि अच्छा अब ये दोबारा ये दुश्मन आएगा तो मैं इसको और ज्यादा मारूंगा, तो उसको बूस्टर बोलते हैं। तो जैसे ही आप बूस्टर देते हैं तो एंटीबॉडीज काफी मात्रा में बनती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये सब वैक्सीन्स की बराबर है। हाँ, रेयरली ऐसा हो सकता है कि इम्यूनाइजेशन के बाद भी कई कारणों से किसी को एंटीबॉडी ना बने। वो स्थिति ऐसी होती है जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं करता हो, वो बहुत रेयर है। 100 में से 99 ये काम करेगा, तो इसमें आपको चिंता की जरूरत नहीं है, ना इसकी कोई एंटीबॉडी चेकिंग है कि आपने एक बार लिया और दोबारा लिया और इतने सारे लोगों का कोई एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये प्रिजम्पशन है कि ये काम करेगा, क्योंकि ट्रायल में भी ये काम कर रहा था, इसकी ट्रायल हो चुकी है और ये वैक्सीन एक हेल्दी लोगों में काम करेगी। ऐसा हो सकता है कि कोई रेयर डिसीज हो किसी को और ये आपका इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, उसमें शायद ना काम करे, बट वो बहुत रेयर डिसीज है और जनरली वो पहले ही डिटेक्ट हो जाती है बचपन में कि ये बच्चा जो है इसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। और इस बीच अब हम रुक करेंगे हरियाणा का सिरसा से जुड़ गए हैं ओम प्रकाश चावला जी हमारे साथ कार्यक्रम में। ओम प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरी छोटी छोटी 2 जिज्ञासा हैं। एक तो ये जिज्ञासा है कि अमेरिका में जैसे नया वायरस का स्ट्रेन आया है तो उनमें कहते हैं कि जो आदमी ठीक हुए कोरोना, बाद में कोरोना नेगेटिव हुए, तो उनमें तो तुतला करके बोलने की जो है पद्धति देखी गई। क्या ये एक भ्रांति है जैसे कि, या कुछ इसमें है यानी सच्चाई? दूसरी मैं ये जिज्ञासा करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों, अभी कुछ ही दिन पहले, 1 महीना 20 दिन पहले, मैंने अपने क्वालिफाइड फैमिली डॉक्टर से डिक्लो वगैरह की गोली ली, तो जो है 2 दिन मैंने वो गोली ली, 2 दिन मेरे को रिएक्शन 5-4 घंटे बाद हुआ, और काली मिर्च थोड़ी देसी घी में डिप करके काली मिर्च कूटी हुई मैंने खाई, उस दिन मेरे को थोड़ा जल्दी राहत मिली, और जिस दिन मैंने नहीं खाई उस दिन मेरे को आधा घंटा और बाद में रिलीफ मिली, और मेरे जो पिंडे में खरोंचे वगैरह, जैसे नाखून से भी खरोंचे लग गई, एक जैसे घाव बच जाता है। कृपया दोनों पर प्रकाश डालें, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने नए स्ट्रेन का सवाल उठाया है कोरोना के, तो अगर नए स्ट्रेन से क्या आवाज में भी कोई दिक्कत हो सकती है, तुतलाना आ सकता है उससे? देखिए, जब भी जैसे वायरस आया था तो पहले हम सोचते थे कि सिर्फ थ्रोट में जाता है और थ्रोट थोड़ा दर्द करता है, बुखार आता है और उसके बाद लंग्स में जाता है। उसके बाद पता चला नहीं, ये वायरस के और सिम्टम्स भी होते हैं। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, इन सिम्टम्स को नोट करते जाते हैं, तो पता पड़ा कि भाई स्मेल भी गायब हो जाती है, लॉस ऑफ टेस्ट भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नया वायरस आए या नया स्ट्रेन आए तो कोई नए सिम्टम्स आ सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा और वो डिसेमिनेट भी किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है,
दूसरा जो आपका सवाल है कि आपने जो एक लंबा सा पूछा था जी, देखिए, जो आपको अच्छा लगे, जिस चीज से आपको लगता है कि मैंने काली मिर्च खाया और काली मिर्च से मुझे आराम मिलता है, जी, मैं हमेशा सोचता हूं कि जो आराम दे वही दवा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे आराम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात डॉक्टर वेद आपने कहा कि जो आराम दे वही दवा है। और इसके बाद हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का, जहां से मकसूद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर सवाल मेरा ये है, जैसे हम किसान लोग हैं, खेती बाड़ी का काम हमारा है, तो घर में जैसे 10 सदस्य हैं जी, तो उसमें जैसे महिला प्रेग्नेंट है तो जी, सर वैक्सीन उन्होंने नहीं ली है, उन लोगों ने ले ली है, या कोई प्रदेश में है वो घर में आए हैं, तो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं हम? और जो लोग छूट जाते हैं इस वैक्सीन लेने से, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? जी डॉक्टर साहब, अगर परिवार के कई सदस्य हैं, ज्वाइंट फैमिली है, कुछ लोगों को वैक्सीन लग गई है, कुछ को नहीं लगी है, तो पहले तो वैक्सीन का जो अगर हम देखें तो जो जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और बाकी लोग उससे कैसे बचाव करें? देखिए, अब ये पहले से ही तय हो गया था। जैसे ही ये पैंडेमिक चाइना और अमेरिका और स्पेन में बहुत जब जीवन ले चुका, तो पता चला कि जिनको डायबिटीज है या ओवरवेट हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है या प्रेग्नेंट हैं, उनमें इसको जब ये वायरस होता है तो ये ज्यादा परेशानियां पैदा करता है। तो ये पाया गया कि ये वल्नरेबल ग्रुप है, इस ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाए। जी, तो देखिए, यदि आज मैंने वैक्सीन ली है, मेरे साथ में मेरी माँ रहती हैं, उन्होंने वैक्सीन नहीं, उनका नंबर नहीं आया, अभी तो हेल्थ वर्कर्स का ही नंबर है, तो उतने ही प्रिकॉशन रखने हैं। आज भी मैं आता हूं, सबसे पहले अपने जूते उतारता हूं, उसके बाद मैं अपने सबसे कपड़े खुद ही एक बाल्टी में डाल के धोता हूं, फिर नहाता हूं। और इसका मतलब ये हुआ कि मैं आज भी वही प्रिकॉशंस जो हम लोगों ने एक साल में सीखा है कि मास्क लगाना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, जब आप बातचीत करेंगे तो मुंह से मुंह लगा के बात नहीं करना, चाहे आप खाना भी खा रहे हो। और हमारे घर में एक हमने ये बोला हुआ कि जब हम खाना खाएंगे तो हम बिल्कुल शांत रहेंगे, क्यों कि खाने के टाइम पे तो मास्क नहीं लगा सकते। तो वो सब प्रिकॉशंस हमको रखने हैं। जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं से शेयर करी। और अब हम रुक करते हैं हरियाणा में फरीदाबाद का, अनवर बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनवर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूं, और मुझे यह खुशी है कि हमारे बीच एक आज बहुत ही बुजुर्ग और बासलाहियत और तजुर्बेकार डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो बात तजुर्बे में होती है वो प्रैक्टिकल में भी नहीं होती है। लिहाजा मुझे आपसे एक सवाल करना ये है कि मैं जो है, अभी तो खैर सर्दी का दिन है, गर्मी के दिनों में भी पंखे की तेज हवा अगर मुझे लग जाती है या कूलर की तेज हवा लग जाती है या फ्रीज का रखा हुआ कोई ठंडा चीज मैं खा लेता हूँ तो मुझे सांस फूलने लगती है। और डॉक्टर साहब के पास जब मैं जाता हूँ तो वो मुझे कैप्सूल देते हैं, टैबलेट देते हैं, खाता हूँ, ठीक तो तबीयत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको ये एक तरह की एलर्जी और इन्फेक्शन है और जब जब आपको सर्दी सताएगी आपकी सांस फूलेगी। अब मुझे ये जानना है कि चूंकि मुझे एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तो क्या मुझे कोरोना वायरस का टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी डॉक्टर वेद, ये बहुत आम सवाल है कि इस तरह के लोग जो एलर्जी के शिकार हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए? देखिए, एलर्जी एक वर्ड जो बहुत बड़ा ब्रॉड सेंस में है। एलर्जी का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको एलर्जी हो सकती है खाने से, कोई कहता मुझे अंडे से एलर्जी है, कोई बोलता दाल से एलर्जी है, कोई बोलता मैं पैरासीटामोल टेबलेट खाता हूं उससे एलर्जी है, और आपने बताया कि आपको एलर्जी ठंड से है। तो इन सबको कहा जाता है कि भाई ये एलर्जी के प्रोन है। बट एक चीज से एलर्जी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी चीज से भी एलर्जी है। जैसे आपको ठंड से एलर्जी है बट आपको पैरासीटामोल से नहीं है, आपने बोला सिर्फ ठंड से है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। वैक्सीन के ऊपर जरूर लिखा है,
वो एक लीगली सब कोई अपने को प्रोटेक्ट करके चलता है कि यदि आपको बहुत सीवियर एलर्जी हो तो वैक्सीन ना लें। तो ये कहना 50-50 हो सकता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि आपको बहुत सीवियर एलर्जी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और यदि कोई छोटा मोटा एलर्जिक रिएक्शन होगा भी तो वहाँ पूरा इंतजाम है उसको, आपको उस एलर्जी से बचाने के लिए वो पूरा इंतजाम है वहाँ। जी, और डॉक्टर वेद जैसे कहते हैं कि जब भी हम वैक्सीनेशन कराएंगे कोविड का तो इसके बाद आधे घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, वो क्या है? हाँ, एक्चुअली मैं तो ओपीडी से उठ के गया था जी। तो जब मैंने वैक्सीन लगाया मैंने सोचा कि वैक्सीन लग के मैं तुरंत आ जाऊंगा, तो चूंकि मेरा ही हॉस्पिटल है बट स्ट्रिक्टनेस है, उन्होंने कहा नहीं आपको 20 मिनट बैठना पड़ेगा। इसलिए बनाया गया कि देखिए कोई भी वैक्सीन का प्रोग्राम जब शुरुआत लॉन्च करते हैं तो हम नहीं चाहते कि छोटी सी भी गलती से वो बदनाम हो, इसीलिए रखा गया कि 20 मिनट वेट करें ताकि कोई ऐसी अनटोवर्ड चीज हो तो उसको सेटअप में संभाला जा सके। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी वैक्सीन से कोरोना नहीं, पुरानी जितनी वैक्सीन हैं उनसे भी ये एलर्जी हो सकती थी, इससे भी एलर्जी हो सकती है। जनरली एलर्जी बहुत ही माइल्ड होगी और छोटी मोटी चीज होगी जिसको कि छोटी मोटी दवाइयों से कंट्रोल किया जाएगा, तो उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज 23 लाख लोग, कैन यू इमेजिन कि एक ट्रायल में सिर्फ 20-30 हजार लोग रहते हैं, इससे बड़ा ट्रायल क्या हो सकता है कि 23 लाख लोगों को जो डॉक्टर्स हैं या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो तो अच्छी तरह रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि साहब मुझे हो गया। सक्सेसफुली हमने 23 लाख लोगों को दी, इससे बड़ी ट्रायल नहीं हो सकती कोई। जी बिल्कुल, और जैसा कि डॉक्टर वेद ने खुद भी वैक्सीन लगवाया है और 23 लाख लोगों का टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और इस बीच आज के कार्यक्रम के जो लास्ट कॉलर हैं महेश शर्मा जी से हम बात कर लेते हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं मालूम करना चाह रहा जी, जब हम वैक्सीन लेने जाएंगे तो केंद्र पर हमें कितने समय पहले जाना पड़ेगा और वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी? जी डॉक्टर वेद ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे कितने वक्त हमें रहना पड़ेगा, वहाँ कितने पहले जाना पड़ेगा और वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप जब मैं गया तो 5 मिनट लगे होंगे डॉक्यूमेंटेशन करने में, क्योंकि डाटा इकट्ठा करने के लिए तो 5 मिनट में आपका नाम, आधार कार्ड या कोई ऐसा आईडी लिया जाएगा। फिर आपके चूंकि एक वाइल जब खुलता है तो 7 लोगों को जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 6-7 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो दिया जाता है। देने में तो आधा 30 सेकेंड ही लगता है, तो कुल मिला के पूरी प्रक्रिया 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है और करीब 20 मिनट आपको वेट करना पड़ता है। तो एक मोटा सोच के रखिए, करीब आपको 40-45 मिनट आपको अपने पास समय रख के जाइए और इसको लगवाइए। प्रिकॉशंस की कोई बात नहीं है, जब आपने 20 मिनट वहां वेट कर लिया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप जाइए, सिर्फ जिस हाथ में लगा है उसको ज्यादा मत यूज कीजिए 24-48 आवर्स। और यदि कुछ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दर्द है तो दर्द की कोई पैरासिटामोल वगैरह टैबलेट ले सकते हैं। और श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वेद आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप खुद जागरूक रहते हुए दूसरों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।